हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस टाइम 69 बीपीएससी का रिजल्ट फाइनल रूप से आ चुका है और आज हमारे सामने 69 बीपीएससी सेलेक्टेड साहिल कुमार सिंह हैं। सर का सिलेक्शन 69 बीपीएससी में रेवेन्यू ऑफिसर के पोस्ट पर ओवरऑल 154 रैंक के साथ हुआ है। चलिए आज सर से हम प्री और मेंस पर इंपॉर्टेंट बातों को जानेंगे जो आपकी तैयारी में एक नई उड़ान देगी। तो सर, हमारे तरफ से और जो प्यारे छात्र वीडियो देख रहे हैं उनके तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत-बहुत थैंक यू आपका। इस विंडो के मदद से जो हम विद्यार्थियों तक अपनी बात पहुंचा पाएँगे, जी, उससे कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हिंदी मीडियम ग्रामीण जो पृष्ठभूमि के छात्र हैं, उनको काफ़ी मदद मिल पाएगी। तो हम बातचीत करेंगे 10-15 मिनट जो भी अनौपचारिक रूप से बिल्कुल। और आपके व्यूअर्स की, आपके छात्रों की मदद करने की भरपूर कोशिश करेंगे। जी। सर, थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले हम आपसे जानेंगे कि आपका नाम क्या है? एक बार फिर से बताइए और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम साहिल कुमार सिंह हुआ जैसा आपने बताया। जी, मेरा 154 रैंक आया है 69 बीपीएससी में जी, और मैं बिहार के सारण ज़िले का ही रहने वाला हूँ। जी, मैंने अपनी 12वीं तक की शिक्षा बिहार के विभिन्न सार्वजनिक स्कूलों से प्राप्त की है। जी, ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलॉन्ग करता हूँ और मेरे पिताजी एक सामान्य किसान हैं। जी, वो किसानी करते हैं और उन्हीं के सहयोग से आज मैं जो भी हूँ, अपने पिताजी के सहयोग से जी। आज यहाँ पहुँचा हूँ। सर, पिताजी आपके किसान हैं और इतनी बड़ी सफलता हासिल की है आपने। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जब रिज़ल्ट आया परसों शाम को, तो उस टाइम की फीलिंग क्या रही? घर के पिताजी, माँ पापा का क्या रिएक्शन रहा? और भी जो रिलेटिव्स हैं? बिल्कुल। मैं बताना चाहूँगा 2022 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ जी, और उसके बाद से पिछले 2 वर्षों से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। जी, यूपीएससी सीएपीएफ का मैंने इंटरव्यू दिया, वहाँ मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। जी, तो उसके बाद से समय काफ़ी मुश्किल गया, प्रीलिम्स भी नहीं हुआ यूपीएससी एक बार, दूसरी बार मैं प्री हुआ, इस बार मेंस दिया है। जी, तो यहाँ इतनी असफलताओं के बाद जब एक ऐसा वक़्त आया जब उस होली पीडीएफ में, उस फाइनल पीडीएफ में नाम आया, तो पहले तो यहाँ होता है बीपीएससी में कि आप नाम सर्च नहीं कर पाते, तो मैनुअली आपको देखना पड़ता है एक-एक नाम। जी, तो मैंने नीचे से देखना शुरू किया, जैसा सभी लोग करते हैं, नीचे से देखना शुरू किया क्योंकि मेरा इंटरव्यू बहुत एवरेज चला गया था। मैं वहाँ हमारी बात होगी इंटरव्यू पे बताऊँगा वहाँ। जी। तो मुझे उम्मीद थी कि मेंस अच्छा गया है तो शायद 340 350 के रेंज में रहे। सर, थोड़ा-सा रुकिए, जी, थोड़ा-सा जो भी बातें हैं थोड़ा उधर देखिए, कैमरे की तरफ, फ़ोन की तरफ देखिए, नहीं ठीक है, तो ठीक है। वो क्वालिटी। एडिट हो जाएगी ना? हाँ, ये बातें एडिट हो जाएँगी, हम हाँ, काट ठीक, देंगे। ठीक, थोड़ा उधर इस फ़ोन की तरफ ठीक है, देख कर बातें ठीक है। नहीं, वहाँ भी ऐसे ही बात हुई थी, कोई नहीं, हाँ, ठीक है। तो वहाँ थोड़ा-सा ये सर ये बता रहे थे कि मतलब इंटरव्यू सही नहीं हुआ, तो वहीं से चालू करिए। हाँ, हाँ। तो इंटरव्यू पे हमारी बात चल रही थी। इंटरव्यू बहुत जैसा हमने बताया कि हम लास्ट वक़्त पे इंटरव्यू पे बातचीत करेंगे, जी, क्या गलतियाँ हुईं। पर चूँकि उम्मीद नहीं थी और उसके बाद सर्च करते-करते 154th रैंक पे मेरा आरओ का पोस्ट दिखा, जी, तो पहले 10 मिनट बिलीव नहीं हुआ। तो मैंने कई बार पीडीएफ चेक किया, अपना रोल नंबर चेक किया। जी, फिर एक बार मेरी दीदी साथ में रहती हैं पटना में ही, तो जी, मैंने उनसे बोला कि एक बार आप भी देखें कि जी। ये 107 380 ही है, साहिल कुमार ही है। तो वो था, तो उसके बाद धीरे-धीरे हम लोग दीदी से गले मिले, माता-पिता जी को बताया, सब कुछ धीरे-धीरे। तो वैसे काफ़ी मतलब एक्साइटमेंट रही कहीं न कहीं। कहीं न कहीं सर ट्रस्ट नहीं हो रहा था सिर्फ़ कि नहीं मेरा ही है कि नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, वो एक फैक्टर तो रहता ही है ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो हम लोग हैं मिडल क्लास के। जी, वो जब देखते हैं कि हम ऑफ़िसर बन गए तो कहीं न कहीं एक भरोसा तो होता नहीं है। जी, पर फिर भी एक बार देख लिए जब आप आश्वस्त हो गए कि हाँ, मेरा ही नाम है, मेरा ही रैंक है, जी, तो वो फीलिंग जो आती है कि अब इस बेरोज़गारी से जी, निपटारा मिला, वो बहुत अच्छी फीलिंग है। जी, पर अगर सही में कहूँ तो मुझे अभी तक भरोसा नहीं हो पा रहा है कि सच में मेरा सिलेक्शन हो गया है। जी, वो शायद जब राजस्व विभाग की तरफ से औपचारिक जो पत्र होता है वो आ जाए, जी, फिर कहीं वो भरोसा हो। जी। सर, थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे कि इस एग्ज़ाम में आपका माध्यम क्या रहा और ये कौन-सा प्रयास? मेरा ये पहला प्रयास था जी, बीपीएससी में जी, और मेरा माध्यम हिंदी है। जैसा मैंने बताया कि शुरू से मैं सार्वजनिक स्कूलों में पढ़ा हूँ। तो ग्रामीण पृष्ठभूमि में ऐसा संभव हो नहीं पाता कि आप इंग्लिश उतनी अच्छी हो पाए। जी। तो मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं हो पाई कि मैं इंग्लिश मीडियम में कहीं लिख पाऊँ। तो मैं हिंदी में ही लिखा और मुझे लगता है कि मैंने डिसेंट लिखा, अच्छा लिखा तो उसके कारण रैंक आई। जी। सर, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या रहा? अभी तक आपने क्या एजुकेशन वहाँ जी। हासिल किया? थोड़ा मैंने 10th के बाद ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे इस फ़ील्ड में जाना है। जी, तो मैंने 11th-12th भी आर्ट से करा और मेरा 12th में भगवान की कृपा से काफ़ी अच्छे मार्क्स रहे। बीएचयू में एडमिशन हो गया तो मैंने बीएचयू से अपना ग्रेजुएशन किया। 2019 से लेकर 2022 तक का मेरा बैच था। एएनडी हॉस्टल का मैं छात्र हूँ, वहाँ बीएचयू में मैं रहा 3 साल, काफ़ी अच्छे स्वर्णिम दिन रहे मेरे। जी, और उसके बाद से मैं 2 साल से इग्नू दिल्ली से अपना पीजी भी कर रहा हूँ साथ में और तैयारी भी फुल टाइम उसके बाद कर रहा हूँ। जी। जी। सर, बहुत अच्छा लगा आपकी ये सारी चीज़ें जानकर। थोड़ा-सा आप जानेंगे कि आई होप कि अभी फॉर्म भरे होंगे 17 बीपीएससी के जी। लिए, तो किस तरीके से स्टूडेंट प्रिपेयर हो और मात्र 15 दिन अगर एप्रोक्सिमेट एटलीस्ट बिल्कुल, देखा जाए बिल्कुल। तो बचा है। तो आखिरी समय में क्या स्वर्णिम समय में किन चीज़ों को पढ़ें, किन चीज़ों को छोड़ा जाए? क्या चीज़ें हैं जो इस टाइम फैक्टर निर्धारित करेंगे प्रीलिम्स के लिए? बिल्कुल। मुझे लगता है कि 2 चीज़ें, एक जो आप अगले 13-14 दिन में करेंगे 12 तारीख तक, जी, जिसमें आपको जैसे आप
हर सब्जेक्ट वाइज देख लें, जैसे साइंस में बीपीएससी में बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, बिल्कुल सर। तो आप साइंस कम से कम एनसीईआरटी से या किसी जहाँ से भी आप सोर्स से कर रहे हैं, सोर्स अपना बदलें, पर साइंस से 25 क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ साइंस पे आप अच्छे से ध्यान दें। साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, यहाँ 3 सब्जेक्ट हैं, और इसके अलावा बिहार और करंट अफेयर्स, ये 5 सब्जेक्ट अगर आप तैयार कर लिए। एक गलती जो मैंने यहाँ देखी, जो मैं आपको दोहराना चाहूँगा, वो नहीं कीजिएगा कि अभी से सारा टाइम अपना कभी भी करंट अफेयर्स में मत दीजिएगा। ये गलतियाँ बहुत हो रही हैं बीपीएससी के छात्रों से कि वो अपना 40 से 45% वक्त करंट अफेयर्स को ही देते हैं। चूंकि करंट अफेयर से 15 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उतना ज़्यादा महत्व है नहीं उसका। दूसरी बात, जो शॉर्ट टर्म में जो वहाँ मैंने बात की, 12 और 13 तारीख को, 12 तारीख को आपको रात को नींद अच्छे से लेनी है, जहाँ भी आपका सेंटर है वहाँ रात को पहले पहुँच जाएँ, और उसके बाद 13 तारीख को एग्ज़ाम हॉल में ये खुद के अंदर विश्वास रखें कि इस सभी को ये विश्वास होना चाहिए कि इस हॉल में अगर 30 लोग हैं, इन 30 लोगों में सबसे बेहतर मैं हूँ। अगर आप नहीं भी हैं, खुद को ये विश्वास दिलाइए कि ये घमंड नहीं है, ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप उस एग्ज़ाम में जहाँ आप फेस कर रहे हैं 4 लाख लोगों को, 5 लाख लोगों को, वहाँ आपके अंदर ये होना चाहिए कि इन 30 लोगों में सबसे बेहतर मैं हूँ, और मेरा प्री हो रहा है। प्री हो गया, उसके बाद हम मेन से बात करते हैं। सर थोड़ा-सा ये बताइए, जैसे आपने बहुत अच्छी बात की कि साइंस के फैक्टर निर्धारित करते हैं। बिल्कुल। जैसे कुछ क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के अगर देखा जाए तो बीपीएससी में हाँ। बहुत ज़्यादा रोल रहता है। थोड़ा-सा इधर आइए। तो सर इसमें मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस और टेक के लिए क्या रिसोर्सेज पढ़ा था आपने? थोड़ा ये बताइए, और भी जो चीज़ें जनरल जी। चीज़ें हैं। जैसे हिंदी माध्यम में से दिक्कत है कि जो साइंस का बुक है एनसीईआरटी, वो मुझे थोड़ी-सी टफ लगी थी। तो मैंने एक बार उसको सरसरी निगाह से देखा, और उसके बाद मैंने अपना ध्यान, दृष्टि की क्विक बुक आती है, मैंने अपना साइंस वहीं से किया, और मुझे लगता है कि साइंस में अगर 25 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं 17-18 क्वेश्चन वहाँ से डील कर लेता हूँ। तो जो पोर्शन आप हिंदी में नहीं समझ पाते हैं, ये खासकर हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए है, जो अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, वो अपना कहीं से भी एक सोर्स, और अब सोर्स नहीं बदलिए। अभी तक ये 71वीं के लिए है कि जो अपना सोर्स करना चाहते हैं वो एनसीईआरटी करें या दृष्टि क्विक बुक करें, या कोई भी जो उनको अच्छी बुक लगे। 70वीं जो भी देने वाले हैं, वो लोग जो रिसोर्स से पढ़े हैं साइंस, उस पे भरोसा रखें, खुद पे भरोसा रखें, और उसी सोर्स के साथ जाएँ। जी भैया। सर थोड़ा-सा इसमें एक बिहार स्पेशल के भी कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो इसका कैसे तैयार किया जाए? और एक सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स, तो उसके लिए किस तरीके से पढ़ा जाए और क्या रिसोर्सेज पढ़ा था इसके लिए? मेरे साथ दिक्कत है कि मैं यूपीएससी का छात्र हूँ मूलतः, तो मैं बिहार को ज़्यादा पढ़ नहीं पाया था, और करंट अफेयर्स हम लोग अलग तरीके से पढ़ते हैं, पीटी 365 हो गया, या जो मैगजीन्स हो गई विज़न की। तो 69 में जो मैंने किया था कि बीपीएससी की एक पतली सी बुक आती थी एडिटोरिया की, काफ़ी अच्छी बुक है, मुझे लगता है कि 60 से 70 पन्नों में है, छोटे-छोटे पन्नों में है। आप उसको 3 से 4 दिन में पढ़ सकते हैं। उसको आप ईमानदारी से जितनी बार हो सके, मैं कह रहा हूँ 20, 25, 30 बार, जितना हो सके आप उस किताब को पढ़ जाएँ। आपके अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं बिहार से, तो अगेन आई वुड से कि आप 15, 16, 14, 15 तक पहुँच जाएँगे, और 20 में 20 आपको करने की ज़रूरत है नहीं, आपको ऐसी अपेक्षाएँ भी नहीं रखनी चाहिए कि आप 20 में 20 कर पाएँगे। तो ये बात हो गई बिहार के बारे में। करंट अफेयर्स के बारे में जब बात रही, तो 69th में मैंने कुछ अलग से करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा था, हालाँकि मैंने एडिटोरिया का जो करंट का आता है मैगज़ीन, वो देखी थी, पर उसका कुछ फ़ायदा हुआ नहीं 69 में। 69 में अगर मैं कह रहा हूँ कि 25-26 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे, तो उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस जो थे वो न्यूज़पेपर और डेली अफेयर्स में जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे रशिया का वैगनर ग्रुप बहुत न्यूज़ में था, तो उनके प्रिगोजिन से, हालाँकि वो क्वेश्चन बाद में डिलीट कर दिया गया, पर वैसे क्वेश्चन थे। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन जो डेली न्यूज़पेपर जो बंदा पढ़ रहा है, जो लड़की पढ़ रही है, जो इंसान पढ़ रहा है, वो आराम से अटेम्प्ट कर सकता है। तो आप एक कोई मैगज़ीन उठा लें, जिससे आपको कम से कम खुद पे ये भरोसा हो कि मैंने करंट अफेयर्स पढ़ लिया, बाकी न्यूज़पेपर और आस-पास की आपकी जो चीज़ें चल रही हैं, उसके बारे में जानकारी रखें। जी, सर थोड़ा-सा प्री के बाद मेंस का एग्ज़ाम होता है, तो मेंस जी। पर भी हम जान लेते हैं कि कई बार जैसे इस बार काफ़ी नए-नए छात्र इस बार अपीयर होने हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि 2000 प्लस पोस्ट है। हाँ, हाँ। तो सर कई बार प्री क्वालीफाई हो जाते हैं, लेकिन जो नए छात्र हैं, जो पहली बार आंसर राइटिंग के लिए प्रिपेयर होंगे, तो सर पहला कदम कहाँ से स्टार्ट करें? तो हाउ टू स्टेप फर्स्ट स्टेप इन आंसर राइटिंग? मैं कह रहा हूँ कि अभी जो 70वीं वाले हैं, वो तो मेंस के बारे में सोचे ही नहीं, वो अभी प्री पे फोकस करें। 13 के बाद आपको सोचना होगा मेंस के लिए। मेंस में आपको ठीक-ठाक 3-4 महीने का टाइम मिलेगा। उसमें आपको सबसे पहले करना है कि डीआई पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि डीआई में अगर गड़बड़ हुई, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस लगभग नामुमकिन हो जाएँगे, क्योंकि डीआई से लगभग आपके 72 मार्क्स में 72 मार्क्स मिलते हैं स्टूडेंट्स को। मेरे भी डीआई में 72 के 72 सही है, तो उसका सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा योगदान होता है। आप डीआई अच्छे से ईमानदारी से करें, और जीएस-1 डीआई के साथ अपना करंट अफेयर्स के साथ जो आपके स्टैंडर्ड रिसोर्सेज हैं, जो आप फॉलो कर रहे हैं, उससे करते रहिए। जीएस-2 में थोड़ा-सा एग्ज़ॉस्टिव पेपर होता है वो, जैसे यूपीएससी में जब आप लिखेंगे तो आपको 50 पन्ने ही लिखने होते हैं, पर यहाँ 64 पन्ने होते हैं। वो 3 घंटे में 64 पन्ने लिखने में आपके हाथ सूज जाते हैं। तो आपको पहले टेस्ट सीरीज़ वगैरह कोई भी एक सस्ती से सस्ती, अच्छी से अच्छी, जैसे मैंने मेरे पास मेरे आर्थिक संसाधनों के बारे में हमारी बात की,
तो उतने आर्थिक संसाधन थे नहीं कि हम कहीं अच्छे जगह 8,000, 20,000, 25,000 देके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकें। तो टेलीग्राम पे मैंने एक ग्रुप है बीपीएससी नेटवर्क करके, तो वो भैया लोग करते थे और वो लोग टेस्ट सीरीज दे दिए मुझे और बहुत कम दाम पे, मतलब जो उनका स्टैंडर्ड मूल्य था उससे आधे से कम दाम पे मुझे दिया, मेरी स्थितियों को जान के। और मैंने फिर बनाना शुरू किया। हालांकि उसका ज़्यादा फायदा होगा नहीं आपको, पर एक फ़ायदा होगा कि आप कम से कम 3 घंटे में अगर आपको 60 पन्ने लिखने हैं तो आपकी आदत बन जाएगी। और ये आदत आपको वहाँ कोई क्वेश्चन छोड़ने पे मजबूर नहीं करती है कि आप सारे क्वेश्चन लिख के आएंगे। सारे क्वेश्चन लिख लिए। जीएस 1-2 की बात होगी। हिंदी मीडियम और अब सभी छात्रों के लिए कहें तो एस्से बहुत ज़रूरी हो गया। इस बार अभी मार्क्स नहीं आए हैं, पर जब मार्क्स आएंगे तो आप देखेंगे कि एस्से में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। किसी के बहुत अच्छे मार्क्स होंगे, किसी के, मेरे पर्सनल है कि मेरा एस्से में बहुत अच्छा स्कोर होगा। हालांकि जैसे मेरा जब राइटिंग, जो भी स्टूडेंट्स मेरा कॉपी देखेंगे, राइटिंग मेरी बहुत एवरेज है, क्योंकि मेरी प्राथमिक स्कूलिंग जो है, सेकेंडरी स्कूलिंग है, वो अच्छे से हो नहीं पाई। सरकारी स्कूल की हालत आप समझते हैं बिहार की। तो हर सरकार, दीर्घकार, राइटिंग, इन सब चीज़ों में मेरी बहुत गलती है की है। पर कुछ जो शब्द होते हैं, जैसे सामाजिक न्याय हो गया, सशक्तिकरण हो गया, महिला सशक्तिकरण हो गया, लैंगिक न्याय हो गया, जनसंख्या की लभ्यांश की जो बात हो रही है, अमृतकाल की बात हो रही है, ऐसे ऐसे जो कीवर्ड्स हैं, ऐसे 100 कीवर्ड्स, कोट्स, एग्जाम्पल्स का आपके पास भंडार होना चाहिए। ये भंडार आपको एस्से में काफ़ी मदद करेंगे और आपके स्कोर को 170, 180 तक ले जाने में मदद करेंगे। और ये तीनों हो गया, फिर आप इंटरव्यू के बारे में सोचेंगे। जी। सर, जैसे आपने बताया कि एंसर राइटिंग अरे एसे राइटिंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है और 1/3 कहीं न कहीं रोल है, 300 मार्क्स का बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो सर, बहुत अच्छी आपने बात बताई, लेकिन एसे के लिए फिर जो प्रेजेंटेशन है, एक अच्छा एसे की प्रेजेंटेशन कैसे है, किन चीज़ों को मतलब आंसर में इंक्लूड किया जाए, थोड़ा उसके लिए बताइए। कई बार स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं कि एसे के लिए कंटेंट कैसे कलेक्ट किया जाए? इसके लिए आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक सबसे सस्ती चीज़ जो है, वो आप कर सकते हैं कि आप जो पहले न्यूज़पेपर, आप जहाँ भी लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, आपके आस-पास में न्यूज़पेपर अवेलेबल है। कोई भी हिंदी, इंग्लिश, जैसे इंग्लिश एक ज़रूरी होता है कि इंग्लिश एक स्टैंडर्ड देता है, हिंदू या जो भी। पर आपके पास अगर उतने संसाधन नहीं है, तो मेरी बात मानिए, आप जो भी हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ते रहिए, ईमानदारी से पढ़िए। और इसके साथ एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं, दृष्टि की एक पतली सी बुक आती है, निबंध दृष्टि। वो 200-250 रुपए की आएगी, वो आप उठा लीजिए। उसमें बताया गया है, जैसे मुझे लगता है कि उसमें 200 से ज़्यादा निबंध लिखे गए हैं यूपीएससी के स्टैंडर्ड से। और उसमें बताया गया है कि आपको कैसे विषयों की शुरुआत करनी है, कैसे कोट्स डालने हैं, कोट्स डाल के उसको अलग-अलग तरीके से जोड़ना कैसे है। ये चीज़ धीरे-धीरे डेवलप होगी। जैसे मैं जब 69 से पहले लिखना शुरू किया था, प्री के पहले, तो मैं 1-2 पन्ने में मेरा पूरा एसे खत्म हो जाता था, क्योंकि आगे कंटेंट ही नहीं बचता था। पर धीरे-धीरे जब आप अर्स और सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे इस बार पूछा ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उसका सशक्तिकरण। तो अब जब अलग-अलग इकोनॉमी पढ़ते हैं, आप पॉलिटी पढ़ते हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो उन सब को रिलेट करके काफ़ी कंटेंट आ जाता है आपके पास। तो कुछ कोट्स का संग्रह जो आपको उस किताब में मिल जाएगा, कुछ तरीके जिससे आप अपने पन्ने बढ़ा सकें, उस किताब में मिल जाएगा, और बाकी कुछ चीज़ें जो आपको डेवलप करनी पड़ेंगी, वो आपको लिखना पड़ेगा। मेरी बात मानिए, प्री अगर जो 71वीं या 72वीं की सोच रहे हैं, अभी आप लिखना शुरू कीजिए। हफ्ते में 2 बार, 3 बार, जो भी आप कर रहे हैं, कोई भी एस्से का टॉपिक उठाइए, शून्य है, शून्य पे लिखिए आप 200 शब्द, 300 शब्द, यहाँ से शुरुआत कीजिए, जितना भी आप लिख पाते हैं। कोई भी आपका सीनियर, उसे दिखवाइए, नहीं भी दिखाना तो वो खुद में पता चल जाता है कि हमने क्या लिखा है। धीरे-धीरे उसको बढ़ाना शुरू कीजिए और इस तरह आप पहुँच जाएँगे। मुझे लगता है कि मैं ऐसे पहुँचा हूँ। जी, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा-सा अब हम जानना चाहेंगे, कई बार स्टूडेंट्स के मतलब डाउट रहते हैं कि तो जो टॉपर होते हैं वो झूठ बोलते हैं कि कोचिंग किए रहते हैं और बाद में वो स्मार्ट बनने के लिए नहीं बताते हैं। तो क्या सर कोचिंग करना मतलब मस्ट है, ज़रूरी होता है कि विदाउट कोचिंग, जैसे आपने बताया कि सेल्फ स्टडी से, तो कहाँ तक ये सत्य है सर? मुझे आज लगता है कि देखिए, अगर आपके स्टूडेंट्स के पास आर्थिक संसाधन है, जी, तो आपको जाना चाहिए कोचिंग की तरफ। जी, आप कोई भी स्टैंडर्ड कोचिंग जो है, अच्छी कोचिंग है, जी, आप उसको जॉइन करें और आगे बढ़ें अपनी तैयारी के साथ। जी, पर अगर आपके पास आर्थिक संसाधन उतने नहीं है कि आप हुँ, जॉइन कर सकें, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप यूट्यूब लीजिए, आप टेलीग्राम लीजिए। टेलीग्राम, मेरी सक्सेस में टेलीग्राम का बहुत बड़ा योगदान है। जी, टेलीग्राम से आपको सारे कंटेंट, सारे पीडीएफ, सारे नोट्स मिल जाएँगे। सारे कलेक्शन जो हमने बात की, निबंध के कलेक्शन आपको बहुत अच्छे मिल जाएँगे टेलीग्राम पे। जी, जी, आप टेलीग्राम से कलेक्शन उठाइए, आप अन्य मदद लीजिए और वहाँ से धीरे-धीरे पढ़ना शुरू कीजिए, प्री, मेंस। हालाँकि थोड़ा-सा इसमें क्या है कि आपको टाइम लग जाएगा, क्योंकि वहाँ वो गाइडेंस आपको नहीं मिल पाएगी। तो ड्रॉबैक्स हैं, पर अगर आर्थिक संसाधन नहीं है तो फिर क्या ही कर सकते हैं, डू और डाई की सिचुएशन है। आप 17वें दिन के दुर्योधन हैं, जी, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जैसे हम जैसे जो छात्र हैं, जो मानविकी विषयों से पढ़े हैं, जी, हमारा कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, जी। हमको कोई जॉब भी नहीं देगा। तो दिक्कत ये है कि अब चूँकि आपका बैकग्राउंड अच्छा है नहीं, आपको कोई और जॉब मिलने वाली नहीं है, जी, तो आप करेंगे क्या? जी, आप ईमानदारी से तैयारी करेंगे और वो तैयारी आपको ऐसे ही करनी होगी। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा जी, कि सर, कई बार क्या नाम है कि हम डिमोटिवेशन आता है तैयारी बिल्कुल। के दौरान, कई लोग को सिलेक्शन नहीं हो पाता है। थोड़ा-सा इधर, थोड़ा-सा इधर आ जाइए सर, हम काट देंगे।
तो कई बार जिससे छात्रों को डीमोटिवेशन होता है कि सिलेक्शन हो नहीं होगा तो क्या करें। जैसे आपने बहुत अच्छी बताई डू और डाई की मतलब सिचुएशन होती है, खासतौर पर ह्यूमनिटी बैकग्राउंड के बच्चों के लिए। तो सर डीमोटिवेशन को जो सिविल सर्विसेज में धैर्य कैसे बनाए रखे, और जब मोटिवेशन डाउन होता है तो क्या उसके लिए आप क्या करते थे? देखिए, जैसा मैंने बताया कि मैं बहुत सारे फेलियर्स देख चुका हूँ पिछले 2-3 सालों में। जी। ग्रेजुएशन में भी, कॉलेज में कुछ चैलेंजेस आ गए थे, तो वो सभी के लाइफ में आते हैं। पर मुझे लगता है कि उसके बाद जैसे पहले ही अटेम्प्ट मैंने प्री दिया, यूपीएससी प्री, और वहाँ मेरे 2 मार्क्स से छूट गए। फिर उसके बाद मैंने सीएपीएफ दिया, वहाँ भी उसके पहले नहीं हुआ था, पर अगले अटेम्प्ट में हुआ, पर वहाँ फाइनली इंटरव्यू के बाद छट गए। बीपीएससी दिया तो बीपीएससी थैंकफुली हो गया, पर इस बार फिर सीएपीएफ दिया, वो नहीं हुआ। यूपीएससी प्री दिया, हो गया, अब मेंस का रिजल्ट का वेट करें। तो देखिए, लाइफ में उतार चढ़ाव तो बहुत आएंगे। जो भी दिन आप सफ़र कर रहे हैं, आप हर शाम को पाएंगे। जब आप अकेले तैयारी करते हैं ना भैया, मैं बता रहा, तो आप शाम को जब लाइब्रेरी से निकलते हैं थक हार के, या जहाँ भी आप पढ़ रहे होते हैं, आपके साथ जब इतना बुरा होता है, तो आप एक बार ऊपर देखते हैं आसमान की तरफ कि ईश्वर क्या कर रहे हो मेरे साथ। मैंने ये चीज़ बहुत फील की है पिछले 20-25 दिनों में, क्योंकि मेरा इंटरव्यू भी बहुत एवरेज गया था। तो मैं कह रहा था कि मैंने आज तक कितनी बार ब्लड डोनेट किया, कितनी बार क्या क्या किया, किसी के साथ बुरा नहीं किया। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि हर जगह जहाँ लक का माध्यम होता है, वहाँ मेरा लक खराब हो जाता है, और वहाँ ये हो जाता है। और मैंने ये वीडियो तक बना दिया था कि अगर इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आज के बाद कभी मंदिर में पैर नहीं रखूंगा, क्योंकि तुमसे भरोसा उठ जाएगा मेरा। पर देखिए, ईश्वर की कृपा है कि मेंस अच्छा गया था, और शायद वो कंटेंट अच्छा लगा परीक्षक को, उन्होंने नंबर दिया, और इंटरव्यू में भी ठीक ठाक मार्क्स मिले, तो 154 रैंक आ गई। सर, कोई मोटिवेशन लाइनों के साथ या इंस्पिरेशन लाइनों के साथ अपनी बातों को समाप्त किया जाए? मैं कहूँगा कि 70वीं के जो भी छात्र हैं, कीप योर पावर ड्राई, अपने जो तैयारी है उसको धार दीजिए, और 71वीं के जो छात्र हैं, अभी मेंस पे काम कीजिए, प्री पे काम करने का वक्त आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय दिया, और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि जैसे बहुत सारी चीज़ों आपसे हमको सीखने को मिला। सो सर, हमारे जो छात्र हैं उनको मार्गदर्शन करने के प्री से लेकर मेंस, चाहे आंसर राइटिंग प्रोग्राम हो, चाहे ऐसे राइटिंग हो, और बहुत अच्छी आपने बात बताई कि भाई जहाँ हो वहीं से शुरुआत आप कर सकते हैं, डू और डाई की पोजीशन, और आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते हैं ना। तो बहुत सारी चीज़ें आपसे भी हमें सीखने का मौका मिला। एक बार फिर से मैं आपको स्टूडेंट को मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।